नमस्कार। तथ्यों और तर्कों के आधार पर इतिहास को समझने समझाने के सिलसिले सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, इतिहास को न जानने समझने की वजह से लोग बेवजह उत्तेजित होकर हिंसा पर उतारू हो रहे हैं। मुगलों के साथ राजपूतों के संबंधों को लेकर भी आए दिन इसीलिए विवाद खड़े होते रहते हैं। झूठे जातीय गौरव के मारे लोगों को ये सच्चाइयां चुभती हैं कि बहुत से राजपूत राजाओं ने मुगल बादशाहों की सरपरस्ती मंजूर कर ली थी। न केवल उन्होंने मुगल बादशाहों के साथ मिलकर लड़ाइयां लड़ी थी, बल्कि उनके सेनापति भी रहे थे। यही नहीं, मुगल बादशाहों से रिश्ते प्रगाढ़ करने के लिए उन्होंने अपनी बहन बेटियों की शादियां तक की थी। जाहिर है, ये मामला राजपाट बचाने का था, इसलिए राजपूत राजाओं ने घुटने टेके। हाँ, कुछ राजाओं ने ऐसा नहीं किया, वो लड़े भी, लेकिन उनकी संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता एवं इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे इस बारे में विस्तार से बात करते हैं। प्रोफेसर पुनियानी, कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। ये जो पूरा विवाद है मुगलों जी, और राजपूतों के बीच का, ये जो इतिहास क्या कहता है इस बारे में कि राजपूतों ने मुगलों के साथ किस तरह के संबंध रखे? क्या वो हमेशा मुगलों को चुनौती देते रहे, उनसे लड़ते रहे, अपनी मातृभूमि के लिए संघर्ष करते रहे, अपने धर्म के लिए संघर्ष करते रहे? क्या था मामला? और क्या जो शुरू में था, वो बाद में भी कंटिन्यू किया? देखिए जो मुगल पीरियड है पहले हम उसको समझ लें। ये मुगल पीरियड को ज़्यादातर अभी जो गहरे इतिहासकार हैं, वो उसको मुगल पीरियड के बदले मुगल राजपूत पीरियड कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी बताते हैं कि मुगलों और राजपूतों का बहुत अंतर संबंध था। तो उस समय जो भारत में दो मुख्य ताकतें थी, एक तो मुगल थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत यानी पानीपत की पहली लड़ाई के बाद एक बड़े रोब से दिल्ली में अपना राज्य बढ़ाया, और बाबर तो थोड़े दिन रहा, हुमायूं भी थोड़े दिन रहा। उसके बावजूद हुमायूं की दो हिंदू रानियां थी। अब बाद में जब अकबर आया तो उसने जब अपने राज्य का विस्तार चालू किया, तो समय का तकाजा ये था, जो भी राजपुताना राजस्थान की राजा हैं, और वो पहले अकबर से तो उन्हें काफ़ी दूरी लगती थी, पर अकबर की नीतियाँ ऐसी थी कि उसने ज़्यादा महत्व जो दिया, उनके साम्राज्य को दिया और लोगों से अच्छे रिश्ते बनाने को किया। तो मुख्य बात ये थी कि जैसे राजाओं की तो बहुत सारी बीवियाँ होती थी, हरम भी होते थे। तो अकबर के हरम में जो हिंदू रानियाँ थी, 12 हिंदू रानियों से उन्होंने शादी की। उनको बराबरी का दर्जा देते थे, उनको अपना धर्म का पालन करने की पूरी स्वतंत्रता देते थे। इसके पहले हुमायूं ने जो 2 शादियाँ की, वो तो वो स्त्रियाँ आई हुमायूं के पास शादी करके, वो उसमें गुम गई। पर अकबर ने क्या किया कि जो उसकी मुस्लिम पत्नियाँ थी और हिंदू पत्नियाँ थी, दोनों के रिश्तेदारों को बराबर का सम्मान दिया। अब ये तो सत्ता का समीकरण था, जिसके कारण स्त्री को, लड़की को देना, बहन को देना, ये उसका एक ये था। और बड़े राजा यहाँ यहाँ आपने कहा हिंदू रानी। हिंदू रानी से मतलब हम यही अर्थ लगाएं कि राजपूतों के घर से आई रानियां होंगी, क्योंकि वो संबंध तो राजाओं के बीच में ही बनते होंगे। कोई ऐसा तो नहीं कि सामान्य वर्ग से कोई हिंदू स्त्री को वो रानी बना देते होंगे। जी। मेरा मतलब वही है कि जो राजपूत राजघरानों से आई थी, जो रानियां, जो हिंदू थी, वो भी खैर राजा से एक बार शादी होगी तो वो भी रानी हो जाती है। तो वो ज्यादातर जो अकबर की 12 हिंदू रानियों में, उन्होंने इस बात को निश्चित किया कि वो अपने धर्म का पालन कर सके और उनके रिश्तेदारों को उचित सम्मान मिले उनके और उनके व्यवस्था में। जैसे सबसे पहले इसकी शुरुआत जो हुई, वो अम्बेर के राजा भारमल की उनकी बेटी हरकाबाई, जोधाबाई, ये दो नाम थोड़े कंफ्यूजिंग है। तो उन्होंने विवाह में इनको दी। जैसे पितृसत्तात्मक भाषा में तो यही कहते हैं ना, लड़की वहां दी। तो वो जो मामला था उसके साथ जोधाबाई जो आई और बाद में दूसरी रानियां जो आई, तो अकबर ने उनके रिलेटिव्स को बराबर उचित दर्जे दिए, मनसब दिए। जैसे भारमल को 5,000 का मनसब दिया, उनके बेटे भगवान दास को 7,000 का मनसब, 5,000 का मनसब दिया, और मान सिंह को 7,000 का मनसब दिया।
जो बहुत बड़ी बात थी। और मानसिंह तो उनके मुख्य सेनापति भी बने। तो ये अकबर की बात है। तो अकबर ने ये जो नीति शुरू की, उससे ज्यादातर जो राजपूत राजा अकबर की सत्ता से कमजोर थे, क्योंकि अकबर की सत्ता तो मुगलों की मुख्य बात तो ये थी कि उनकी जो युद्ध नीति थी, बाकी चीज थी, उससे वो उत्तर भारत में छा रहे थे। और इसको देखकर शुरू में राजपूतों और उनके बीच में जो संघर्ष हुआ था पानीपत की लड़ाई के समय, और बाद में इनका मेल जोल ज्यादा बढ़ता रहा, एक रियासत को छोड़कर, वो थी मेवाड़ की। मेवाड़ की रियासत में भी जो राणा प्रताप जी का नाम आता है, राणा प्रताप ने तो इनसे संबंध करने से इनकार कर दिया। और आगे की बात बताऊं कि जब जहांगीर राजा बने तो मान सिंह के राणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने उनके साथ समझौता कर लिया। तो पहली बात तो ये है कि इसमें धर्म का जो दृष्टिकोण था वो बहुत सीमित था, वो कुछ ज्यादा नहीं था। और क्योंकि राजपूतों को भी अपना राज्य बनाए रखना था, उचित सम्मान चाहिए था, जो कि मुगल राजाओं ने उनको दिया। और ये सिलसिला जैसे और अकबर ने इसको सामने लाया। इसके बाद जहांगीर हो, शाहजहां हो, और इवन इवन औरंगजेब तक। औरंगजेब की दो पत्नियां हिंदू थी। और मजे की बात यह है कि औरंगजेब की एक पत्नी का नाम था राजकुमारी अनुराधाबाई, जो महाराजा राजौरी की, जो कश्मीर में है, राजौर उसकी बेटी थी। और दूसरी उदयपुर उदयपुर महल नाम की उनकी दूसरी पत्नी थी। तो ये तो मुगल साम्राज्य में ये दो एक्सट्रीम है, एक तरफ अकबर और दूसरी तरफ औरंगजेब, उदार और एक कट्टर। इन दोनों के बीच में जो दूरी है। पर जहां तक राजपूतों से संबंध रखने का सवाल है, मुझे ये आश्चर्य हुआ पढ़ के कि जब दारा शिकोह, जो कि ज्यादा खुले व्यवहार का था, और औरंगजेब की सत्ता के लिए लड़ाई चल रही थी, तो ज्यादा हिंदू राजा ये औरंगजेब के साथ थे। क्यों भाई? सवाल उन्होंने देखा कि भाई औरंगजेब सत्ता के मामले में ज्यादा मजबूत है, जबकि दारा शिकोह, इनका जो मिजाज है वो कुछ अलग है। तो राजा लोग अपना जो संबंध रखते थे उसमें धर्म का एंगल नहीं था। मतलब एक छोटा सा कहीं पार्ट होगा तो वो रहेगा। इसलिए अगर आप देखें तो सिलसिलेवार एक आपको लंबी कतार मिलती है। हुमायूं की दो पत्नियां, अकबर की 12, और उसके बाद जहांगीर की भी पत्नियां थी 7-8, शाहजहां की थी, और औरंगजेब की दो पत्नियां थी। ये सब राजपूत परिवारों से ज्यादातर थी। और इसमें एक उल्टा भी देखने को मिलता है कि बाबर की सेवा एक इसने की थी, जिसका नाम था बाबा शादी, जो हिंदी 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 का था, पता नहीं नाम कैसे आया। बाबर ने अपनी बेटी की शादी उसके साथ की। तो ये एक दूसरा प्रकार भी मिलता है कि जहाँ जहाँ कोई मुसलमान राजा अपनी बहन या बेटी को किसी हिंदू के साथ शादी कराए। तो ये दोनों प्रकार के उदाहरण आपको इस काल में दिखते हैं। पर हुआ क्या है, बाद में चलकर जैसे औरंगजेब की कुछ कट्टर किस्सों को चुन चुनकर सामने लाया गया है। पर वैसे देखा जाए तो ये प्रोफेसर इरफान हबीबी इसको लिखते हैं कि इसको मुगल काल कहना ही गलत है। ये इसको मुगल राजपूत पीरियड कहना चाहिए। यानी जो सत्ता में थे, एक तरफ मुगल थे और दूसरी तरफ राजपूत भी सत्ता में ही थे। उनके बड़े बड़े मनसब थे, बड़े बड़े ओहदे थे, जिसके आधार पे वो राजा के बहुत करीबी रहते थे। तो ये चीजें उसी के कारण उनके, और पहले भी अगर आप देखें तो राजाओं के बीच में जो विवाह संबंध होते थे, विवाह संबंध सत्ता के संबंधों से बहुत जुड़े रहते थे। इसमें अलग अलग नाम याद रखना तो मुश्किल है, किसकी पत्नी का नाम क्या था और कौन से राजा का नाम क्या था। पर आप देखिए तो शुरू से ग्रीक पीरियड से लेकर चंद्रगुप्त मौर्य और बाकी में भी इस प्रकार के संबंध शुरू से देखने को मिलते हैं। और इवन जब मराठा ज्यादा शक्तिशाली हो गए तो उसमें संभाजी महाराज और शाहू महाराज, उनकी पत्नियां मुसलमान थी, क्योंकि उस समय सत्ता समीकरण जो था वो बदल गया था। तो थोड़ा इसको पितृसत्तात्मकता सा भी जोड़ना पड़ेगा कि जो ज्यादा शक्तिशाली राजा है उसके घर में जनरली दूसरे राजा की बेटी आएगी। तो इसको जो एक रूप में प्रस्तुत किया गया है कि राजपूतों ने घुटने टेक दिए या उन्होंने हिंदू धर्म का अपमान कराया, ये बिल्कुल गलत है। इसमें कोई, वैसे तो देखा जाए तो राजपूत लोग बहुत बहादुर थे और अकबर इस बात से बहुत प्रभावित था, खास तौर से राजपूतों की बहादुरी
उनकी वफादारी और उनका जो मिलने का स्वभाव था, अपनी बात पे अड़े रहना और छोटी बातों पे नहीं करना, उससे अकबर भी बहुत प्रभावित था। और बाद में जो एक कर्नल टॉड आए थे, कर्नल टॉड, जिन्होंने उस पीरियड के इतिहास को, मौखिक को भी किताबों में बदला और आगे भी ले गए। उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया कि राजपूतों का जो सम्मान, स्व-सम्मान, खुद को सम्मान की नज़र से देखते थे और इस आधार पे उन्होंने समझौते नहीं किए। जो भी समझौते किए उसके पीछे राजनीति थी, मुगल प्रशासन में बड़े ओहदे लेने की लालसा थी और उस आधार पे खुद का राज्य चलाने की इच्छा थी। तो ये जो बेटी और बहनों को ब्याहा गया मुगल शासकों के साथ में, इसका मुख्य प्रयोजन क्या था? अपने राज्य को बचाना, अपने राज्य का विस्तार करना या बड़े राजा के साथ अपने संबंधों को बनाए रखना? इसमें अपनी मतलब बहन-बेटियों का इस्तेमाल हुआ राजकाज में। ये जी, ऐसा जी। नहीं था कि कोई प्रेम था, कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन लगा कि हमारी बेटी या बहन वहाँ होगी, तो उसकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहेगी। जैसे आपने तीनों कारण बताए ना, इसमें खुद के राज्य को बचाए रखना और नए प्रशासन में अपनी बड़ी जगह बनाना, ये दोनों उसका कारण था। और बहन-बेटियों का जो संबंध करते थे दूसरे राजा भी, और ख़ास तौर से राजपूत और मुगलों के बीच में तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि मुगल राजाओं ने राजपूतों को हीन दृष्टि से नहीं देखा। संबंध होने के बाद उनको उचित ओहदे, मनसबदारियाँ, ज़िम्मेदारियाँ, ये तो हम औरंगज़ेब के दरबार तक देखते हैं कि राजा जय सिंह, राजा जसवंत सिंह, ये भी उनके बड़े-बड़े ओहदेदार राजा थे। तो ये क्योंकि मुगल राजाओं ने, मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि मुगल राजाओं ने उनको बराबर सम्मान से देखा। अब पितृसत्तात्मकता तो एक बात है, उस पे तो हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते। पर जहाँ तक सम्मान का सवाल है, क्योंकि राजपूतों को इस प्रशासन में सम्मान मिला, इज़्ज़त मिली, ताकि वो अपने रियासतों को बचा सकें, अपनी रियासतों में जो उनका राज्य है, उसको चला सकें और उसी के आधार पे एक ओहदा प्राप्त करके मुगल प्रशासन के साथ भी जुड़ सकें। ये 2-3 मुख्य उद्देश्य हैं, जिसके कारण हम जैसे कहते हैं रोटी-बेटी का संबंध, ये रोटी-बेटी का संबंध राजपूतों और मुगलों में बहुत मजबूत रूप से था। तो ये तो एक पारिवारिक संबंध विकसित करने का एक पक्ष ये हो गया राजपूतों और मुगलों के बीच में। और किस तरह से संबंध थे? मतलब ऐसा भी था कि कई राजा मुस्लिम राजाओं, मुगल राजाओं, बादशाहों के साथ गोलबंदी में थे। कोई भी युद्ध होगा वो उनके साथ देंगे, उनके साथ मिलकर लड़ते होंगे और कई बार उनकी सेना में शामिल होते होंगे। कई तो सेनापति भी हैं जिनका आपने ज़िक्र भी किया। तो एक सामरिक संबंध जो थे, वो किस जी। तरह के थे? पॉलिटिकल और सामरिक स्ट्रेटजिक। देखिए कि मुगल राजपूत शासन में जो सत्ता का केंद्र था, सत्ता का जो मानचिन्ह था, वो थी मनसबदारी। जितना आपका मनसब ज़्यादा होगा, उतनी बड़ी सेना आपके पास होगी, उतने बड़े क्षेत्र पर आप राज्य करेंगे, उतनी बड़ी आपको लगान और दूसरे जो सुविधाएँ मतलब राजा लोग तो शोषण करते ही थे, वो लगान की व्यवस्था आपकी बड़ी होगी, उसमें आपको सुरक्षा मिलेगी। और जो आर्थिक समाज इस समय बदल रहा था, क्योंकि समाज तो हमेशा बदलता रहता है और मुगलों के आने के बाद भी जो सामाजिक परिवर्तन हुए, उसमें ये बिल्कुल ज़रूरी था कि ये 2 जो बड़े उनके मेल-जोल के कारण मुझे तो लगता है कि प्रशासन में काफ़ी महत्व आया, एक स्टेबिलिटी, स्थिरता आई और जिसके कारण शायद लड़ाइयाँ कुछ कम हुई होंगी। पर जहाँ तक प्रशासकों का सवाल है, राजाओं का सवाल है, उनके युद्ध में, उनके दूसरे किसी विरोधी के युद्ध में बाकी मनसब के लोग पूरा-पूरा साथ देते थे। अब ये राजा का निर्णय था, वो किसको साथ में ले, किसको ज़िम्मेदारी दे। जैसे राणा प्रताप का तो बहुत मशहूर उदाहरण है, ऐसे शिवाजी महाराज का भी उदाहरण है। शिवाजी महाराज के साथ जब औरंगज़ेब का चल रहा था वाद-विवाद, तो औरंगज़ेब ने तो राजा जय सिंह पे विश्वास किया कि आप जाइए और शिवाजी को कन्फ्रंट कीजिए, उनसे मुकाबला कीजिए। तो ये वैसे आदिल शाह में भी, जो वो तो ख़ैर वहाँ उस समय जवान आए थे, वो दूसरा था। पर ये मुगल प्रशासन ने भी उन पे पूरी ज़िम्मेदारियाँ दी। अभी एक मज़े की बात मेरे ख़्याल में आई
अभी औरंगजेब का विवाद इतना बड़ा हुआ, फिर ऐसा लगता है कि अभी वो शांत हो गया, ऐसा मुझे लगता है। एक उम्मीद है कि औरंगजेब का जो विवाद था, आरएसएस ने कहा कि शांत करो। उसके पीछे कारण क्या है मुकेश जी, ये गहराई से सोचिए। कारण ये है क्योंकि ये बात निकली कि संभाजी महाराज, औरंगजेब और हिंदू जो है, हिंदू एक यहाँ का स्वाभाविक राजा है, मुसलमान यहाँ का आक्रामक है। ये बात जब निकली तो बात दूर तक जाती गई, राणा सांगा तक बात आई कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया। वो हरियाणा की डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया कुमारी तक बात कही कि भाई वो तो मानसिंह की वंशज है। तो ये बात इसलिए औरंगजेब की कब्र, ऐसा मेरा अंदाज है कि औरंगजेब का कब्र का मामला हमारे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने जो उठाया था कि कब्र की यहाँ कोई जगह नहीं होनी चाहिए, और बाकी लोगों ने भी उठाया था, वो शांत क्यों हुई? तो मैं यही सोचा कि शांत होने का एक ही कारण है कि जैसे जैसे बात निकलती गई तो सच्चाई तो सामने आएगी। ये भी सामने आएगा कि संभाजी का जो पुत्र थे शाहू महाराज, वो औरंगजेब की दरगाह पे अपना आदर प्रकट करते हैं। और हिंदू मुसलमानों का जो मेल जोल है वो सबसे ज्यादा पहली बार आम चेतना में अभी आया है। अभी तक जो इन्होंने बाबर की बदनामी की और किया उसमें वो अलग बात है, पर औरंगजेब के साथ साथ जो हिंदू मुस्लिम संबंध थे वो केवल झगड़े लड़ाई के नहीं थे, उसके साथ मेल जोल भी था, सत्ता का भी संबंध था, और ज्यादातर इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये बात ज्यादातर अभी आम लोगों तक आ रही है, इसलिए शायद वो औरंगजेब की कब्र का मामला थोड़ा शांत हो गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है इसमें। राम बुनियानी जी, ये बताइए कि ऐसे कितने राजा रहे होंगे जो मुगल वंश से तालमेल नहीं बिठा पाए, या उससे झगड़ते रहे, या वो अपनी मातृभूमि के प्रति इतने वो थे, कमिटेड थे कि उन्होंने पंगा लेना जरूरी समझा। महाराणा प्रताप का नाम बार बार लिया जाता है। क्या ऐसे बहुत सारे राजा हैं या गिने चुने हैं, और उसके भी कारण कुछ और भी रहे हो सकते हैं? देखिए, जहां तक राजपूतों का सवाल है, मेवाड़ एक ही क्षेत्र था और राणा प्रताप का जो पूरा वंश है वो एक ही था, जिसने शुरुआत में मुगलों से हाथ नहीं मिलाया। शुरुआत में मुगलों से हाथ नहीं मिलाया, पर राणा प्रताप के बाद अमर सिंह ने जहांगीर के साथ हाथ मिलाया, फिर से वो सत्ता में पास में आ गए। तो जहां तक पूरा राजस्थान का एरिया, आज हम जिसको कहते हैं, पूरे राजस्थान के एरिया में जो जो भी राजपूत राजा थे, ज्यादातर तो फिर उनके संबंध मुगल प्रशासन से जुड़ गए। अमर सिंह के आने के बाद वो एक मेरे ख्याल से अंतिम दीवार थे राणा प्रताप, जो अपने जिन्हें अपना स्वाभिमान जो भी कहिए, लगता था कि मुझे जो ओहदा दिया जा रहा है वो कम है, या दूसरी बात है। उसमें भी मजे की बात यह है कि मान सिंह के ये राणा प्रताप के खिलाफ लड़ाई की जाए, इसका ज्यादा फैसला किसने किया था? इसका ज्यादा फैसला किया था राजा टोडरमल ने, जो अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक था। तो मैं केवल ये देखना चाहता हूँ कि इतिहास में सत्ता का समीकरण मुख्य होता है, और जो उसको धर्म में लाया जाता है, धर्म को उससे साथ जोड़ा जाता है, वो बहुत खतरनाक है आज की राजनीति के लिए। तो एक भी आप घटना उठा के विस्तार में देखिए तो ये बातें बिल्कुल स्पष्ट हो जाती हैं कि इनके मेल जोल भी थे, लड़ाई झगड़े भी थे। और ये हमने संभाजी महाराज की वीडियो में भी इस बात को देखा कि संभाजी कैसे 2 बार औरंगजेब के साथ मिले, एक बार शिवाजी महाराज के खिलाफ लड़ने के लिए, दूसरी बार बीजापुर के आदिल शाह से लड़ने के लिए। तो ये चीजें जो हैं, आज उसको एक सांप्रदायिक ताकतें बहुत उछाल रही हैं गलत तरीके से। पर अभी अगर गहराई से जैसे गई, औरंगजेब का मामला इतना बड़ा हो गया कि सब चीजें आने लग गई, मटके के बाहर पूरा सब कचरा आने लग गया, या पूरी सच्चाई आने लग गई। तो पता चला भाई इसमें तो हिंदू भी थे, जिन्होंने मुगल राजाओं के साथ जिनके संबंध अच्छे थे। तो अब आप कहाँ तक ले जाएंगे इस विभाजन को धर्म के आधार पे? अभी हमने जो बात की, उनके अलावा भी हम राजा महाराजाओं की ही बात करते आ रहे हैं। जो मुगलों की सेना थी, उसमें राजपूत भी रहे होंगे, वो भी लड़ते रहे होंगे। राजपूत की मतलब अगर कहें कि एक बड़ी बटालियन या रेजिमेंट कुछ इस तरह का उनके सेना में भी रहा होगा। जी हाँ, वो देखिए, जैसे हम कोई कोई भी सेना लें तो उसका जो सेनापति होते हैं, तो राजा के अंडर में तो बहुत सारे सेनापति होते हैं।
अलग अलग, जैसे आज हम जिसको रेजिमेंट कहते हैं, अलग अलग ऐसी रेजिमेंट होती हैं। तो जैसे मैं राणा प्रताप का उदाहरण बच्चे से बता सकता हूँ। अब अकबर की तरफ से 5,000 सैनिक थे जो राजा मान सिंह के नेतृत्व में थे। उसमें मुसलमान भी थे और राजपूत भी थे। अब राणा प्रताप का मुझे एग्जैक्टली मालूम है कि राणा प्रताप की सेना में 3,000 सैनिक थे, 2,000 राजपूत और 1,000 पठान। तो पठान सेना पर सिपाहियों का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे हकीम खान सूद, और हिंदू जो राजपूत थे उनका जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे राम सिंह। तो सवाल यह है कि अलग अलग रेजिमेंट्स में भी जो लोग रहते थे वो राजा के अंडर में ही काम करते थे, राजा के साथ ही राजा के निर्देश के आधार पर वो लड़ाइयाँ करते थे। तो ऐसे बहुत कम उदाहरण होंगे जहाँ केवल धर्म के नाम पर लोग लड़ाई करें। कई बार राजाओं ने धर्म का इस्तेमाल भी किया अपनी सत्ता को बढ़ाने के लिए, धर्म का नाम भी दिया, और वो सभी राजाओं ने किया। जैसे हिंदू राजाओं ने धर्म युद्ध का नाम लिया, मुसलमान राजाओं ने जिहाद का नाम लिया, क्रिश्चियन राजाओं ने क्रूसेड का नाम लिया। तो ये भी उसमें मामला है, पर मुख्य रूप से ये दारोमदार पूरा सत्ता के संबंधों पे आ जाता है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये जाति गौरव का जो मुद्दा उठाया जाता है, ये एक झूठा फर्जी मुद्दा है, और इससे भावनाएं भड़काने और राजनीति करने वालों की तो चांदी हो सकती है, लेकिन समाज और देश का भला नहीं होता, क्योंकि उस पीरियड में इस तरह का मेलजोल था जिसमें रोटी बेटी के संबंध भी थे, और राजनीतिक और सामरिक संबंध तो थे ही, और उनके मुगल शासकों की सरपरस्ती भी स्वीकार कर रहे थे राजपूत, और खुशी-खुशी कर रहे थे। जी, बिल्कुल। आपने बिल्कुल सही इसको कंक्लूड किया है कि ये उनके संबंध, उनके सामरिक जो हित थे उसको नज़र में रखकर किए जाते थे। इसमें धर्म का मामला ज़्यादा नहीं रखा जाता था। और जैसे मुगल और राजपूतों में शुरू में हिचकिचाहट थी, और बाद में फिर वो एकदम स्पष्ट हो गया कि उनके सामरिक संबंध एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और एक लंबे अरसे तक बहुत सारी राजपूत लड़कियां ये मुगलों को ब्याही गई, और उनके जो रिलेटिव्स थे, उनके जो संबंधी थे, उनको बड़े बड़े ओहदे मिले मुगल प्रशासन में। तो ये उसका मुख्य तो यही है। और जो आज इसका इस्तेमाल हो रहा है, जैसे अभी अभी हमने देखा छावा नाम की फिल्म के बाद, वो एकदम नकारात्मक है, समाज को पीछे ढकेलने वाला है, और इतिहास के उन मुद्दों, उन गड़े मुर्दे को उखाड़ने वाली बात है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, एक रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है, गलत समझ के आधार पे नफरत को फैलाने का काम है। मतलब वो लोग तो राजकाज के लिए लड़ रहे थे, और हमें लग रहा था कि हमें लग रहा है कि हमारे जातीय गौरव उससे जुड़ रहा है, जबकि दोनों का कोई संबंध आपस में नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया पुनियानी साहब, इस बातचीत के लिए धन्यवाद आपका। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.